और हरियाणा में तो प्रेम ब्याह के बाद होता है ना जी। ब्याह से पहले प्यार कर ले तुम तो पेड़ पे लटके मिलते हैं। हमारे यहाँ प्रेम सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले ऐसा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। ये भोलापन है भाई। अभी वो कुंभ के मेले में दो बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले मैं कैसे बौखला रहा है? बोले यार मेरी लुगाई खो गई, से ढूंढ रहा हूं। अब बोले तू? बोले यार मेरी भी खो गई, मैं भी ढूंढ रहा हूं। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, एक गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? है बोला मेरी ना छोड़ यार, तेरी ढूंढते हैं। वो एक की पत्नी मर गई तो उसने एक चित्रकार को बुलाया। बोले यार मेरी लुगाई का एक बढ़िया सा चित्र बना दे। बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दे। अरे ज्यादा जोर से मत बजाओ, पुलिस वाले फिर आ जाएंगे। उन्हें लग रहा है अब तो सन्नाटा सा है कुछ। भाई संभाल लेंगे। ये श्लेष भी क्या बताऊं, छोड़ो अब आगे चला। तो हमारा मामला प्रेम का बड़ा अलग है जी। अभी कुछ 1 हफ्ते पहले की बात है, मेरी पत्नी मेरे से बोली कि मैं अच्छी हूं या आपकी माँ अच्छी थी। ये बड़ा धर्म संकट सा, पर झूठ तो बोल नहीं सकता कभी। मैंने कहा देखा अच्छी तो माँ ही थी। मुंह फूल गया उसका। मैंने कहा नहीं मैं सिद्ध कर सकता हूँ। बोले अच्छा बताओ कैसे सिद्ध करोगे? मैंने कहा देख जब मैं छोटा था स्कूल से आता था, मेरी माँ की सहेलियाँ बैठी होती थी, तो मेरी माँ की सहेलियाँ कहती थी आपका बच्चा कितना प्यारा है। तो मेरी माँ कहती थी तू ले जा 1 हफ्ते को। अब मैं आता हूँ, तेरी सहेलियाँ बैठी होती हैं, कहती हैं आपके हस्बैंड कितने अच्छे हैं। तैने कही आज तक किसी से? तो अच्छी तो माई हो है जी। वो एक 22-23 साल का लड़का जी जबरदस्त बारिश में तरबतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा। बोला 10 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू क्या सोचता इस तूफान में मेरी माँ भेजेगी मैंने दही लेने? तो अच्छी तो माई हो है जी, कुछ भी कह लो। अच्छा अभी वो मनाया था हमने वैलेंटाइन पखवाड़ा। नहीं पूरा पखवाड़ा होता है वो। पहले 7 दिन चलते हैं वैलेंटाइन डे, फिर एंटी वैलेंटाइन डे। ये आफत भी है, ये मुझे अभी पता लगा। उसमें किक डे, स्लैप डे, पता नहीं कैसे कैसे डे हैं। रोज डे से शुरू होकर ब्रेकअप डे तक। तो उसमें आता है प्रपोज डे। वो हरियाणा में एक छोरे ने छोरी को प्रपोज किया। बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूँ। तो लड़की बोली ये पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला ऐसा है तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? नहीं विवाह का ये मौलिक प्रस्ताव। और ब्रेकअप के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात पे हो जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा सा है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है, तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। और जो महिला पुरुष का औसत है एवरेज, अब तो काफी सुधार हो गया, लेकिन अभी भी हरियाणा में पुरुष ज्यादा है महिलाएं कम है। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ तो अपने जीजा से बोला जीजा मेरा ही ब्याह करा दे। बोले भाई देख एक छोरी है तो सही, पर वो सलवार सूट और साड़ी नहीं पहनती, जीन्स और टॉप पहना है। बोले जीजा तू तो ब्याह करवा दे, सलवार सूट तो मैं पहन लूंगा। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हो तो अपने दोस्त से रोना रो रहा था। बोला भाई मन तो यूं लगा है मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। नहीं भाई साहब ये तकलीफ है हमारी। और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो या एशियाड हो। जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। प्रेम की बात चली तो एक छोटी सी कविता याद आ गई मुझे। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र
थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं ये कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना यहाँ से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहां जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना नीलू, उसकी मम्मी को चिट्ठी दे आना। कबूतर बोला, हे आदिकालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूं, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूं। तो वो जमाने चले गए, पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, कितनी मेहनत होती थी, बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। फिर वो टेलीफोन का जमाना आया, मुझे एक शेर याद आ गया कि कर दिया इजहारे मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर, बात तो लाखों की थी 1 रुपए में हो गई। और अब तो मोबाइल का जमाना आ गया जी, आदमी मोबाइल पे आई लव यू टाइप करता है, वो भी पुरानी ILV और Y, और एक साथ 25-30 को सेंड। कहीं से जवाब आएगा। उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। तो वो प्रेम अब रहा नहीं, लेकिन हरियाणा का प्रेम अब भी ऐसा ही है। हमारे यहाँ पशु पक्षियों तक का प्रेम ऐसा है। वो मेरा एक दोस्त है जिसने तोती पाली, दुनिया तोता पालते हैं, तोती पाली। 3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना था, बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच में अपनी तोती छोड़ दूं ना। मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा, उसने देखा बकायदा एक गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा, बड़े बड़े धार्मिक है, खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। आज के कवि सम्मेलन की एक खासियत हो रहा है कि आज विश्व कविता दिवस भी है। आप सबको विश्व कविता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग का सौभाग्य है। ये बिल्कुल हमारा भी सौभाग्य है कि हम विश्व कविता दिवस के दिन कविता सुनाने के लिए आमंत्रित किए गए। एक कविता इसलिए विशेष सुनाता हूं। कारगिल का युद्ध हुआ, कारगिल वीर रस का विषय है या फिर करुण रस का विषय है, लेकिन मैंने कोशिश की कारगिल में से हास्य रस निकालने की। कारगिल के बाद मुझे ध्यान है एक मेजर साहब और एक SP साहब बैठे हुए थे। मेजर साहब बोले हमारे सेना के जवान बड़े साहसी होते हैं। SP बोला जी हमारे पुलिस के सिपाही ज्यादा साहसी होते हैं। मेजर बोला देखा नहीं कारगिल में हमारे जवानों ने क्या जलवा किया। SP बोला जी हमारे सिपाही ऐसे जलवे रोज करते हैं। तो मेजर बोला तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो मेजर ने एक जवान को बोले जवान इधर आओ। बोले हाँ। सामने टीला देख रहे हो? बोले हाँ। बोले भाग के चढ़ जाओ और कूद जाओ। साहब जवान भाग के चढ़ा और कूद गया। तो मेजर बोला SP से देखो इसे कहते हैं साहस। SP बोला रुको। उन्होंने अपने सिपाही को बोले सिपाही इधर आओ। बोले हाँ। सामने टीला देख रहे हो? बोले हाँ। बोले भाग के चढ़ जाओ और कूद जाओ। सिपाही बोला सब आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तो SP बोला मेजर से देखो इसे कहते हैं साहस। ये जब मुशर्रफ जी अपने आप पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए, पहले तो बता दूं ये जी मैंने व्यंग में लगाया है। हाँ ये आजकल बताना बहुत जरूरी है, वरना कौन कब किसको पाकिस्तान भेज दे कोई भरोसा ही नहीं होता आजकल। तो जब मुशर्रफ जी अपने आप पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए तो उन्होंने अपने आप ही अपने फोटो वाला डाक टिकट पाकिस्तान में जारी कर दिया। तो डाक टिकट बिक नहीं रहा था। तो उन्होंने ऑफिसर को बुलाया, बोले क्या बात है टिकट बिक क्यों नहीं रहा? बोले जी ठीक से चिपकता नहीं है। बोले तो गोंद बढ़िया लगाओ। बोले प्रॉब्लम गोंद की नहीं है, लोग थूक दूसरी तरफ लगाते हैं। हाँ ये कर दो, मैं शुरू कर दूं। सीमा पर जैसी छिड़ी लड़ाई, देशभक्ति की भावना सब में उमड़ आई। कुर्बानी का कुछ ऐसा चढ़ा जुनून कि घायल सैनिकों को सभी देने लगे अपना अपना खून। नेता हो या व्यापारी, कवि हो या भिखारी, खिलाड़ी हो या संगीतकार, अध्यापक हो या बेरोजगार,
तरह तरह के लोगों का जब घायल सैनिकों में खून चढ़ा तो सबका प्रभाव अलग अलग पड़ा। एक भिखारी का खून जब सैनिक के शरीर में गरमाया तो दुश्मन का गिरेबान पकड़ के गिड़गिड़ाया। जरा इस तरफ भी ध्यान दे दे, जरा इस तरफ भी ध्यान दे दे, दे दे अल्लाह के नाम पे अपनी जान दे दे। इतना कहकर जैसी उसने जान ली, दूसरे दुश्मन ने उसकी नीयत फौरन पहचान ली। वो वापस नियंत्रण रेखा की तरफ भाग चला। हमारा सैनिक बोला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। कवि का खून चढ़वा। ये 4-5 लोग 4-5 मिनट और रुक जाते, अंतिम समय में नहीं जाना चाहिए। दो 3 मिनट की कविता है यार। हाँ बैठ जा भाई, बैठ जाओ, 2 मिनट लगेंगे। नहीं 4 लोग जा रहे इसलिए कुछ थोड़ा सा खराब लग रहा। और चारों खाली हाथ जा रहे हैं। हाँ, चारों खाली हाथ जा रहे हैं, सही कह रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया में इस समय बम बारूद बरस रहे हैं। ये भारत की धरती है जहां शब्द के रंग बरस रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, वहां जंग है, यहाँ रंग है। कवि का खून चढ़वाए सैनिक ने जब दुश्मन को अपने चंगुल में फंसाया। ये कवि बड़ा खतरनाक होता है जी। अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, मैं हवाई जहाज से आ रहा था, सज्जन बराबर में बैठे थे, तो उन्होंने पूछ लिया आप क्या करते हैं। मैंने कहा मैं कवि हूं। मैंने पलट के पूछ लिया और आप? बोला जी मैं बहरा हूं। कवि का खून चढ़वाए सैनिक ने जब दुश्मन को अपने चंगुल में फंसाया तो दुश्मन गिड़गिड़ाया, माफ कर दो, माफ कर दो। सैनिक बोला जाओ, तुम्हें माफ किया। इतना कह के पहले तो उसने बंदूक की नाल साफ करने वाले ब्रश से दुश्मन का कान साफ किया, फिर अपनी कविताओं का बारूदी पुलिंदा बंदूक की जगह अपनी जुबान में भरा और दाग दिए 12 दोहे 24 कविताएं और 36 चौपाई। और दाग दिए 12 दोहे 24 कविताएं और 36 चौपाई। और जब तक उसके प्राण नहीं निकले उससे तालियां बजवाई। अध्यापक के खून वाला सैनिक निहत्था ही दुश्मन के बंकर में आया। ये प्रोफेसर साहब आप ही को समर्पित है। अच्छा, वो निहत्था जा भी सकता है। जब वो 60 बच्चों की क्लास में निहत्था जा सकता है तो उसे वहां क्या खतरा। अध्यापक के खून वाला सैनिक निहत्था ही दुश्मन के बंकर में आया। एक का कान मरोड़ते हुए गुर्राया, अच्छा मेरे पीरियड में आधी क्लास भाग गई। तुम सब लोग इस क्लास में कहां से आ घुसे? तुम सब के नाम तो स्कूल से सन 47 में ही कट चुके। और क्या ये बंकर? याद करो सन 71 जब हमने चमत्कार दिखलाया था, 90,000 नालायकों से एक साथ कान पकड़वाया था। अरे मूर्ख, हम सारे देश के चहेते हैं, इतिहास पढ़ाते पढ़ाते भूगोल बदल देते हैं। सुनो, ये बंदूक यहां से हटाओ, जाओ किसी पेड़ पर से एक मोटी डंडी तोड़ कर लाओ। पूरी चोटी पर उधम मचा रखा है, फौरन मुर्गा बन जाओ। और मुर्गा बने बने ही अपने खून से 40 बार जय हिंद लिखकर दिखलाओ। तुम्हें बंदूक में ना गोली भरनी आती है ना चलानी आती है। कुछ दिन मेरे घर ट्यूशन पढ़ने आओ। एक फिल्म अभिनेता का खून चढ़े सैनिक से अफसर ने कहा निशाना लगाओ। सैनिक बोला पहले कैमरामैन बुलाओ और लाइट जलवाओ। अफसर बोला लाइट जलवा के मरवाएगा? तो सैनिक बोला मुझे मरने का डर मत दिखाओ, ये काम मैं पहले भी कर चुका हूं। अब से पहले 15 फिल्मों में 50 बार मर चुका हूं। अफसर चौंका, 15 फिल्मों में 50 बार? ऐसा तूने क्या करा था? सैनिक बोला क्यों? रीटेक में क्या तेरा बाप मरा था? फिल्मोनिया से ग्रस्त व्यक्ति के खून ने और कमाल दिखाया। आगे बढ़ते दुश्मन को देखते ही चिल्लाया, जानी तुम्हारे पांव देखे बहुत गंदे हैं, इन वादियों में घिन आएगी, इन्हें हमारी जमीन पे मत रखना, जमीन मैली हो जाएगी। और शिक्षा व्यवस्था पर एक व्यंग। एक सैनिक का बहुत ही मजबूत था कांधा, उसने 4 दुश्मनों का गट्ठर सा बांधा, उठाया, पीठ पर लटकाया और सारे युद्ध क्षेत्र का नक्शा बदल दिया।
जब वो पांचवें दुश्मन को एक हाथ में पानी की बोतल की तरह लटका कर चल दिया। सब हैरान परेशान, खा गए गच्चा। लेकिन ये किस्सा है सच्चा, क्योंकि उस सैनिक को खून देकर आया था एक स्कूल का बच्चा। एक सैनिक को गलती से एक नेता का खून चढ़ गया, यहां गलती हो गई जी। ठीक होते फ्रंट की बजाय दिल्ली की तरफ बढ़ गया। उसे फ्रंट का सही मतलब समझाया गया और सीधा कारगिल भिजवाया गया। वहां तोपों को देखते ही उसका कलेजा हिला। अच्छा, यही है वो फोर्स तोप जिसका कमीशन मुझे आज तक नहीं मिला। चल छोड़, अब इस चक्कर में क्या पढ़ना है। फिर अफसर से बोला, अच्छा बताओ मुझे किस चुनाव क्षेत्र से लड़ना है। अफसर ने कहा द्रास। वो बोला क्या कहा, मद्रास? मुझे तो उत्तर भारत में कहीं से लड़ा दो। अफसर गुस्से में बोला, इसे सीधा टाइगर हिल पे चढ़ा दो, इसे सीधा टाइगर हिल पे चढ़ा दो। वो सिरफिरा चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा। इस दृश्य का आप लोग आनंद लें। वो सिरफिरा चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा। जहां भी दो चार सैनिक दिखें वहीं रस्सी छोड़ दे और वोट मांगने के लिए दोनों हाथ जोड़ दे। खैर सारे रास्ते उसने खूब वायदे किए, खूब आश्वासन दिए, खूब भाषण पिलाया और इसीलिए टाइगर हिल पे चढ़ ही नहीं पाया। वो तो शुक्र है इसी दौरान बंद हो गई लड़ाई, वरना पता नहीं क्या गुल खिलाता भाई। और कविता की सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पंक्तियां आप तक पहुंचा रहा हूं, वरना पता नहीं क्या गुल खिलाता भाई। लेकिन मैं कहता हूं कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, नेताओं का खून सैनिकों को नहीं बल्कि सैनिकों का खून नेताओं को चढ़वाया जाए। कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, नेताओं का खून सैनिकों को नहीं बल्कि सैनिकों का खून नेताओं को चढ़वाया जाए, ताकि उनमें भी भारत माँ के सच्चे सपूतों का रक्त हो। कोई ढूंढने से भी देशद्रोही ना निकले। हर नेता देशभक्त हो, हर नेता देशभक्त। वो इजराइल इतना सा देश है, इतना सा तो नहीं, थोड़ा ज्यादा बड़ा है, पर यूं छोटा सा है। वो इजराइल रोज एटम बम फोड़ रहा, वो रशिया रोज बम फोड़ रहा यूक्रेन पे, वो ईरान अमेरिका जाने कौन कौन बम फोड़ रहे, कोई प्रदूषण नहीं होता। और हमको दिल्ली में सूतड़ी बम नहीं फोड़ने देते। एक बार एक बस में 5,000 नेता बैठ के जा रहे थे। 5,000? तो आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं कितने ही बिठाऊं? तुमने मेयर साहब को भेज दिया, ऐसे मैं भी भेज दूं क्या? इसमें क्या है, जितने ज्यादा बिठाओगे फायदा आपका ही है। मैं तो उसकी बस की ट्रेन बना के ले जाऊं। ये मेरे से क्या है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। जैसे क्या है भाई साहब, आप संचालन कर रहे हो ना प्रोग्राम का, ऐसे कभी कभी मेरे को भी दे देते हैं संचालन। अब मेरे में लक्षण तो है ही नहीं, तो एक बार मेरे को ऐसे दे दिया संचालन। तो एक बहुत बड़ा कवि था, अरुण जी से भी बड़ा, खा गए। अरुण जी गए, और वो वहीं गए जहाँ 2 बार मैं जाके आ गया। इनसे भी बड़ा था। तुमने मेरे को बोल दिया, बोले यार मैं अमेरिका, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, पोलैंड इधर उधर गया हूँ प्रोग्रामों में, तो तू थोड़ा माइक पे से बोल देना तो मेरी झांकी जम जाएगी, बढ़िया हो जाएगा काम। तो मैंने माइक पे जमा दी। मैंने कहा भाई साहब इतने बड़े कवि, भाई साहब इतने बड़े कवि, भाई साहब ने 65,000 देशों की यात्रा करी। फिर मेरे को बाद में मालूम चला रही इतने तो देश ही नहीं होते, थोड़ी ज्यादा खिसक गई अपन से। तो ज्यादा नहीं खिसकानी चाहिए। क्या मतलब फालतू नेताओं के खिलाफ बोल रहा है, और सबके खिलाफ बोलो, राहुल जी के खिलाफ बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि राहुल जी हम हास्य कवियों के कुल देवता है। अरे यार सुरेश भाई, अब भाई साहब देवता के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अभी मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दी, ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अपन जिस जगह सिंदूर लगाते हैं
फिर वो जगह अपनी हो जाती। तो मोदी जी ने पाकिस्तान पे सिंदूर लगाया तो पाकिस्तान फिर अपना हो गया था। वाह 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 वहां आगे मोदी जी ने पाकिस्तान पे सिंदूर लगाया तो पाकिस्तान फिर अपना हो गया था, पर्सनल हो गया था। पर वो मोदी जी की पुरानी आदत है सिंदूर लगा के छोड़ने की। क्या बात है। एक बार जिसको पकड़ लो नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे। मोदी जी ऐसा नहीं करते हैं। मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चल जाते हैं। बार बार का टंटा ही कौन पाले। पहले क्या है भाई साहब, पहले जब हम छोटे थे तो उस समय टीवी पे आती थी रामायण, तो उस समय एरियल का एड आता था, दाग हटाओ चुटकी में। फिर हम थोड़े बड़े हुए तो श्री कृष्ण आया तो व्हील का एड आया, दाग हटाओ। फिर और बड़े हुए फिर सर्फ एक्सल आ गया, दाग अच्छे हैं। दाग क्यों अच्छे? फिर वॉशिंग मशीन आ गई, फिर उसमें सर्फ एक्सल डालो तो वो भी, लेकिन ये सब फिर भी दाग छोड़ देती। अगर आपको पूरी तरह से दाग हटाने हैं तो दाग हटाने का एक ही तरीका है, एक बार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। दाग ऐसे हटेंगे जैसे गधे के सर पे से सींग गायब हो गए। ये कांग्रेस वाले कहते थे, ये बीजेपी वाले कहते थे हम कांग्रेस मुक्त देश चाहते हैं, हम कांग्रेस मुक्त देश चाहते हैं। देश कांग्रेस मुक्त होगा नहीं होगा ये नहीं मालूम मेरे को, लेकिन ये बीजेपी जरूर कांग्रेस युक्त हो चुकी। 60% से ज्यादा तो कांग्रेस ही बीजेपी में घुस गए। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन राहुल गांधी भी बीजेपी का टिकट लेके देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। अच्छा यार, वाह वाह। जो भगवान राम का अपमान करते थे वो आज बीजेपी की पार्टी में चले गए, और जो 40 साल से, और इस बात पर सबकी तालियां चाहता हूं मैं, जो भगवान राम का अपमान करते थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और जो 40 साल से किसी मठ मंदिर में बैठकर गा रहा था नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, वो आज भी वहीं खड़ा है। हालांकि ये कांग्रेस वाले भी कम नहीं है। जब बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी तो ये कहते थे, बोले यार ये अटल जी बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, इन बीजेपी वालों को देश चलाना नहीं आता, ये अटल जी बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। फिर अटल जी थोड़ा पीछे हटे, वो बीमार हो गए, तो फिर अडवाणी जी मुख्य धारा में आए। तो अडवाणी जी ने पाकिस्तान में जाके जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा दिए। तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी पे ही चढ़ गए। तो ये बोले कि अडवाणी जी तो और खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। ये अडवाणी जी तो और खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। फिर अडवाणी जी पीछे हटे, फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले, चाय वाले। तो चाय वाले को देख के बोले कि ये चाय वाला तो और खराब है, इनसे तो अडवाणी जी लाख गुना अच्छे थे, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया उस दिन इन कांग्रेस वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। देखो, मैं ज्यादा धर्म कर्म के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन इतना जानता हूं और इतना कह सकता हूं, अजमल कसाब की बड़ाई मैं सुनना नहीं चाहता। और मैं आपकी तालियां चाहता हूं इस बात पर। अजमल कसाब की बड़ाई मैं सुनना नहीं चाहता, और अब्दुल कलाम की बुराई मैं सुन नहीं सकता। वाह।
कि लड़के टेंटू पर टेंटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है, और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, और खुद की पार्टियों में कोकीन छन रही है। लड़के शाहरुख की अदाओं पर मचल रहे हैं, लड़कियां दीपिका पादुकोण बन रही है। अरे बनना था तो सावित्री बनती, जो अपने मृत पति को जीवित कराने के लिए यमराज के समक्ष खड़ी रही, और 14 साल के वनवास के बाद भी उर्मिला लक्ष्मण के लिए पानी का गिलास। क्या बात है सुरेश भाई, वाह 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 वाह। अभी मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र में कितनी देर बोल रहा है मेरे को बता। नहीं बोलिए बोलिए बोलिए। मेरे क्या है, चालू होने का बटन है, मेरे बंद होने का दिया ही नहीं भगवान ने। आओ पुरानी होगी नई, वो अच्छी है पर दूसरी सुनाऊंगा। जो तुमको पसंद उन्हें नहीं है। नहीं पसंद तो है ना। अच्छा, मेरे को तो सब पसंद है। पुरुषों के दिल में बहुत सारी दे सकती। अभी महाराष्ट्र में एक बच्चे को पीटा गया, और उसको इसलिए पीटा गया कि उसको मराठी नहीं आती थी। उसने 4-5 बार कहा कि मुझे मराठी नहीं आती, मुझे मराठी नहीं आती। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति पता नहीं कौन से हाशिए पे चली गई कि लोग भाषा के नाम पर देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात आपको बता देता हूँ, एक बार जंगल के सारे जानवर इकट्ठा होके शेर के पास चले गए, और शेर से जाके बोले, राजा जी ये जंगल में सियार बहुत हू करते हैं, आप एक काम करो, इनको जेल में डालो। शेर बोला, जी सियार वो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बोला, सर नींद डिस्टर्ब होती है, जेल में डालो। तो शेर ने सियारों को जेल में डाल दिया। 2-4 दिन बाद फिर चले गए, बोले साहब जंगल में गधे भी बहुत ढेचू करते हैं, इनको भी जेल में डालो। शेर बोला, जी गधा ढेचू नहीं करेगा तो क्या करे? हालांकि जंगल में गधा नहीं होता है, पर जब संसद में हो सकता है तो बोला ये गधे भी बहुत ढेचू करते हैं, इनको जेल में डालो। अरे बोला भाई साहब इसको कैसे जेल में डाल दूं? बोला सर नींद डिस्टर्ब होती है, जेल में डालो। शेर ने उसको भी जेल में डाल दिया। 3-4 दिन बाद फिर चले गए, बोले सर ये जंगल में कौवे भी बहुत काऊ करते हैं, इनको भी जेल में डालो। शेर बोला, जी कौवा काऊ नहीं करेगा तो क्या करेगा? बोला सर नींद डिस्टर्ब होती है, जेल में डालो। तो शेर बोला, जी कौवा आसमान में उड़ता है, मैं जमीन पे चलता हूं, मैं उसको जेल में कैसे डाल सकता हूं? तो सारे जानवर इकट्ठा होके बोले कि नहीं डाल सकते तो इस्तीफा दो। तो शेर ने इस्तीफा दे दिया, और अगले दिन फिर कुत्ते को जंगल का राजा बनाया गया। ध्यान रखना, जब भी शेर इस्तीफा देता है कोई ना कोई कुत्ता ही राज करने लगता है। कुत्ते ने राजा बनते ही घोषणा कर दी, बोले आज से न इस जंगल में कोई ढेचू करेगा, न आज से इस जंगल में कोई हू करेगा, न आज से इस जंगल में कोई काऊ करेगा। जिसको भी इस जंगल में रहना है केवल भो करनी पड़ेगी, और कोई भी भाषा इस जंगल में नहीं चलेगी। तो सारे जानवर बोले, जी हम भो कैसे कर सकते हैं, हमको आती ही नहीं है। तो राजा बोला कि नहीं आती तो जाओ दूसरे जंगल में, वहां जाके शिफ्ट हो जाओ। तो सारे जानवर दूसरे जंगल में शिफ्ट हो गए। अब कुत्ता अकेला ही भो करता, कुत्ता अकेला ही भो सुनता। इसलिए कहता हूं मेरे भाई, जिसको मराठी आती है उसको मराठी बोलने दो, जिसको बिहारी आती है उसको बिहारी बोलने दो, जिसको मारवाड़ी आती है उसको मारवाड़ी बोलने दो, जिसे ब्रज आती है ब्रज बोलने दो, जिसको खड़ी भाषा आती है उसको खड़ी भाषा बोलने दो। क्योंकि भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती, भाषा हमेशा संवाद का विषय होती है। वो लड़की वाले आए मुझे देखने। एक तो मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में समझा दिया, बोले देख बेटा हर बात बड़ा चढ़ा करके बतानी, हर बात बड़ा चढ़ा करके बतानी, जैसे गलती से भी ये मत बता देना कि तू 10वीं फेल है। बड़ा चढ़ा करके बताना कि तूने MBA किया। मैंने कहा ठीक है पिताजी समझ गया। बोले नहीं बेटा एक बार में तो तू समझता ही नहीं है। जैसे वो लड़की वाले आए तुझे देखने, एक बार में तो तू समझता ही नहीं है। लड़की वाले आए तुझे देखने और लड़की वाले गलती से तुझे पसंद कर ले
और दहेज में मोटरसाइकिल देने के कहे तो बड़ा चढ़ा करके कार मांगना। मैंने कहा ठीक है पिताजी अब आप मुझ पे छोड़ दो। वो सर लड़की वाले आए मुझे देखने, लड़की के पिताजी मेरे सामने, मैं उनके सामने, मैंने चश्मा लगाया हुआ था तो उन्होंने मुझसे आते ही पूछा ये चश्मा नंबर का है क्या? मैंने बड़ा चढ़ा करके बता दिया 5 साल से अंधा हूं। थोड़ी देर बाद मुझे खांसी आ गई तो उन्होंने मुझसे फिर पूछ लिया खांसी हो रखी है क्या? मैंने फिर बड़ा चढ़ा करके बता दिया 10 साल से टीबी है। एक एक व्यक्ति मस्ती लेगा। अगली बात पे थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे फिर पूछा हमारी बेटी तो पसंद आई ना? मैंने फिर बड़ा चढ़ा करके बता दिया मां पसंद आई है। मेरा मामला बहुत अद्भुत है सर, मैं तो सच बता रही हूँ। आदित्य परमानेंट भिखारियों कह रहा था मुझे तो ध्यान है सर, हम हास्य के कवियों की देशभक्ति बड़ी अद्भुत होती है। वो मुझे ध्यान है, चौराहे पर एक खट्टा खट्टा नौजवान भीख मांग रहा था, मेरे अंदर की देशभक्ति जगी। मैंने उसे जाकर के समझाया, मैंने कहा हट्टे खट्टे हो, नौजवान हो, भीख मांग रहे हो, भारतीय होकर के भीख मांग रहे हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। वो बोला मैं भारतीय हुई नहीं। मैंने कहा फिर? बोला मैं तो पाकिस्तानी हूं। मैंने कहा पाकिस्तानी है तो या भारत में क्यों भीख मांग रहा है, पाकिस्तान में जाके मांग। बोले वहां किससे मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। तालियां थोड़ी सी कमजोर है, एक अवसर दे रहा हूं, अगर अच्छा लगे तो इन तालियों को दुगना उठा के वो 4 गुना कर देना, पूरे मजे में आना। बोले वहां किससे जाके मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। मैंने कहा वो जो तुम्हारे प्रधानमंत्री है, वजीर आजम है शहबाज शरीफ, वो तो बड़ी बड़ी बातें करते, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उनसे जाके मांग। वो बोला मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही हूं। बहुत अच्छे भाई। और इस बात पे गर्व करना कि यहाँ जब बेटा सीमा पर खड़ा होता है तो धन दौलत यश वैभव परिवार कीर्ति से ऊपर क्या रखता है। मैं 4 पंक्तियां बड़े लोगों की अदालत में रखता हूं, अगर अच्छा लगे तो उन लोगों की भी तालियां इस बात पर उठे जिन लोगों की नहीं आई। अपनी संस्कृति पढ़ रहा हूं, गर्व हो अगर भारतीय होने पे तो जरा उसे तालियों में बदलना कि वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां राष्ट्रीय एकता का कोई कर्म नहीं होता है। बहुत अच्छे। वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां राष्ट्रीय एकता का कोई कर्म नहीं होता है। देश की अखंडता पे हमलों को देखकर लहू मात्र कायरों का कर्म नहीं होता। बहुत अच्छे चेतन, वाह। दूसरी ही पंक्ति पर इतनी तालियां उठी, मेरा हौसला बढ़ा। मुझे विश्वास है कि चौथी पंक्ति पर एक एक हाथ हवा में लहरता हुआ दिखेगा कि वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां राष्ट्रीय एकता का कोई कर्म नहीं होता है। देश की अखंडता पे हमलों को देखकर लहू मात्र कायरों का कर्म नहीं होता है। तो स्वार्थ की धरा पे खड़े देशद्रोहियों को ज्ञात आंसुओं की कीमतों का मर्म नहीं होता है। धर्म है अनेक किंतु ध्यान रहे इतना बस, देश से बड़ा तो कोई धर्म नहीं। वाह वाह। एक बार एक लड़की, वो लड़की वाले आए सर मुझे देखने। एक तो इस देश की एक अच्छी खासियत है सर, आपने देखा होगा जब भी रिश्ते नाते तय होते हैं तो हमेशा लड़के ही लड़की को देखने जाते हैं। रिश्ते वगैरह तय होते हैं तो लड़के ही लड़की को देखने जाते हैं। अगर ये लड़कियां लड़के को देखने जाती तो एक ही बात कहती, इसी डिजाइन का कोई और पीस दिखाओ। मैं बता रहा हूं, एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई, साथ में अपनी कमाऊ मां और गृहणा पिता को लाई। मैं ठीक उल्टा सुना रहा हूं, आप लोग सीधे सीधे समझते जाना और जरा जुड़ जाओगे तो अपनी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ आप लोगों को सुना के जाऊंगा। वो सच बता रहा, मुझे तो आए लड़की वाले देखने, मेरे पिताजी ने कहा ये रहा हमारा लड़का, देख लीजिए। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोले हमने तो देख लिया, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई। एक तो प्रयागराज वालों, मैंने तो बचपन में एक बात समझ ली थी, बचपन में जब आशीर्वाद की जरूरत थी तो रिश्तेदार पैसे दे जाते थे, आज पैसों की है। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई, साथ में अपनी कमाऊ मां और गृहणा पिता को लाई। मैं किचन में मेहमानों के लिए चाय गरमा रहा था और खिड़की से लड़की को देख देख शर्मा रहा था, और खिड़की से लड़की को देख देख शर्मा रहा था। लड़की वाले मेरा कद ऊपर से नीचे तक नाप रहे थे। चाय की ट्रे ले जाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। लड़की की मां चाय की चुस्की लेते हुए बोली,
देखो उधर भी चाय बढ़ गई, एक तो मुझे भी चाहिए हर थोड़ी थोड़ी देर में चाय। मैं सच बता रहा आपको, मुझे हर थोड़ी थोड़ी देर में चाहिए। वो जैसे तैसे मेरा एक मामला बना तो उधर से मेरी वाली का फोन आ गया और मैं चाय पी रहा था, तो उसने मुझसे पूछा बाबू क्या कर रहे हो? बाबू ही बोलती है आजकल। और मैं तो बता रहा ना, प्यार और भ्रष्टाचार इस देश से कभी खत्म नहीं हो सकता। बाबू बदल जाती है। बहुत अच्छी टिप्पणी भाई, जोरदार तालियां, बहुत अच्छी टिप्पणी है। बाबू बदलते रहते। हाँ, मैं बता रहा ना आपको, वो मैं घर पे बैठ के चाय पी रहा था, इतने में मेरी वाली का फोन आया, बोले बाबू क्या कर रहे हो? मैंने कहा चाय पी रहा हूँ। बोले अच्छा, अगर मैं वहां होती तो? मैंने कहा फिर अपन दोनों बैठ के चाय पीते। वो बोली नहीं, चाय होती ही नहीं, केवल तुम होते, केवल मैं होती, हम दोनों होते। बताओ ना क्या करते? मैंने कहा फिर मैं चाय बनाता और अपन दोनों बैठ के चाय पीते। वो बोले नहीं, घर में चाय का सामान ही नहीं होता, कुछ नहीं होता, केवल तुम, केवल मैं, हम दोनों, और कुछ भी नहीं होता। तो बताओ ना क्या करते? मैंने कहा फिर मैं बाजार जाता, दूध, अदरक, चाय पत्ती, इलायची लाता, चाय बनाता और हम चाय पीते। फिर वो बोली तू सिंगल ही मरेगा। जरा एक बार जोरदार ताली बजाओ, मैं एक कविता आप लोगों को सुनाने की भूमिका में हूं। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई, साथ में अपनी कमाऊ मां और गृहिणी पिता को लाई। मैं किचन में मेहमानों के लिए चाय गरमा रहा था और खिड़की से लड़की को देख देख शर्मा रहा था। लड़की वाले मेरा कद ऊपर से नीचे तक नाप रहे थे। चाय की ट्रे ले जाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। लड़की की माँ चाय की चुस्की लेते हुए बोली, बेटा खाना बना लेते हो ना? पिताजी ने अपने मतलब का सवाल पूछा, झाड़ू पोछा तो लगा लेते हो ना? जवाब में हमारे पिताजी बोले, हमारा बेटा सर्वगुण संपन्न है, इसे सब कुछ आता है, बिल्कुल बेल जैसा एकदम सीधा साधा है। लड़की वालों ने थोड़ा थोड़ा और हमने भरपेट नाश्ता किया। लड़की वालों ने थोड़ा थोड़ा और हमने भरपेट नाश्ता किया। फिर मुझे लड़की के साथ अकेले में बात करने का मौका दिया। वो हम दोनों को भेज दिया कमरे में अकेले में बात करने के लिए। बोले जाओ आपस में समझ लो दोनों एक दूसरे को, ऐसे भेज देते ना, ऐसे हम दोनों को भेज दिया। संस्कार सर, दोनों एक कमरे में 10 मिनट तक पिन ड्रॉप साइलेंट। ना मैं कुछ बोला ना वो कुछ बोली। फिर 10 मिनट बाद हिम्मत करके मैं ही बोला, बहन आप कितने भाई बहन हैं? फिर वो बोली अब तक तो 2 थे। हाथ से परेशानी सर कहीं से भी शुरू हो सकता है, मैं बता रहा ना, कहीं से भी। वो एक लड़का जा रहा था, उसने दीवार पे देखा, लिखा हुआ था पढ़ने वाला गधा है, और वो पढ़ चुका था। उसने मेहनत करी, मिटाया और वहां लिखा लिखने वाला गधा है। बजा दो अगर बजाना हो। बहुत अच्छे भाई। हम दोनों को अकेले में बात करने का मौका दिया। लड़की का जैसे जैसे सवाल मेरी तरफ आ रहा था, मैं शर्माते हुए शर्ट की कॉलर चबा रहा था। हम दोनों अपने भविष्य का ख्वाब बुन रहे थे। उधर घर वाले चुपके से हमारी बात सुन रहे थे। वो बोलती जा रही थी, मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। कुछ इस तरह हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। फिर ये न्यूज बाहर ब्रेकिंग न्यूज की तरह ले आए, जिसे सुनते ही हम दोनों के घर वाले मुस्काए। चट मंगनी पट ब्याह की बात आई तो लड़की की माँ ने थोड़ा रुको की आवाज लगाई। चट मंगनी पट ब्याह की बात आई तो लड़की की माँ ने थोड़ा रुको की आवाज लगाई। बोली हमारी बेटी सरकारी अफसर है, लाख रुपया महीना कमाती है। प्रयागराज वालों अब जरा पूरे मन से सुन लेना, क्योंकि कहीं अंजुम रहबर जी कहती है अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने। आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा करना। कलेजा चाहिए जमाने को हंसाने के लिए। बहुत अच्छे भाई, वाह। तब अगर हंसते हंसाते इस देश की बड़ी विसंगति पर आपका ये बेटा कोई बड़ा व्यंग कर जाए तो जरा एक एक व्यक्ति की बड़ी तालियां उठे। चट मंगनी पट ब्याह की बात आई तो लड़की की मां ने थोड़ा रुको की आवाज लगाई। बोली हमारी बेटी सरकारी अफसर है, लाख रुपया महीना कमाती है, ऊपर से ऊपर की कमाई भी आती है। अब आप लोग बताइए ये रिश्ता कैसे निभाएंगे? हमारी बेटी बहुत कीमती है, कितना दहेज दे पाएंगे? क्या बात है, वाह वाह। हमारी बेटी बहुत कीमती है, कितना दहेज दे पाएंगे? हमें तो चाहिए बड़ा सा बंगला, लग्जरी कार। मंजूर हो तो हाँ करूं, वरना सब बात बेकार। मेरे गरीब पिता बेबस और लाचार, कहां से दे पाते बंगला और कार? लड़की वालों के सामने हाथ जोड़कर बोले,
लड़की वालों के सामने हाथ जोड़कर बोले, हम दहेज नहीं दे पाएंगे, हम दहेज नहीं दे पाएंगे, दहेज की इस आग में अपने बेटे को नहीं जलाएंगे। अपमान के इस घूंट से मेरा हृदय तक रो रहा था, मैं सर से लेकर पांव तक पसीने पसीने हो रहा था। तभी मेरी नींद टूटी, तभी मेरी नींद टूटी तो खुद को बिस्तर पर पाया। आप कुछ लोगों की तालियां उठी, चेहरों पे मुस्कान आई, लेकिन अगली पंक्ति, ये ठहाका, ये मुस्कान अगर संवेदना में बदल जाए तो फिर एक एक व्यक्ति की बड़ी तालियां उठे। तभी मेरी नींद टूटी तो खुद को बिस्तर पर पाया। इस भयानक सपने ने मुझे सारी रात जगाया। आज मेरा मन दहेज के दानव का दिया हर दर्द मानता है। बेटी के बाप पर क्या बीतती है बस उसका दिल जानता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत श्रेष्ठ। बेटी के बाप पर क्या बीतती है बस उसका दिल जानता है। इस घटना के बाद ये बात मेरे जहन में कुछ यूं घुल गई, इस घटना के बाद ये बात मेरे जहन में कुछ यूं घुल गई। सही मायने में उस रात मेरी नींद नहीं टूटी, बल्कि मेरी आंखें खुल गई। अगर आपकी भी आंखें खुल गई हो तो जरा दोनों हाथों को हवा में उठाइए और जोरदार तालियां बजाइए। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत। तो ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे ए ए रे ए ए ए ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे ए ए ए रे ए ए ए 12 महीने में 12 तरीके से पिंडी के छक्के छुड़ाएंगे रे। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे ए ए ए जैसी जमूरों को चीनी लंगूरों को हूरों से राखी बंधाएंगे रे। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे ए ए। तो पाक की खाक तैयारी है। ये इंस्टाग्राम पे बड़ी वायरल पैरोडी है मेरी, लपेटे में नेताजी की पहले एपिसोड की पहली पैरोडी मैं आपको सुना रहा हूँ। पाक की खाक तैयारी है, ये परमानेंट भिखारी है। कटोरा और कटारी है, ये परमानेंट भिखारी है। जपे अमेरिका की माला, चीन ने टुकड़ों पे पाला। युद्ध हो या फिर हो क्रिकेट, 100 दफा हमने धो डाला है। बिजली गुल बेचती फुल, मिट्टी ना चुल के छपरी फौज तुम्हारी है। बहुत अच्छे। तो न प्रचार न करार, दूल्हा मौके से फरार लालू जी। बस रंग में आ जाओ, फिर आपको रंग में तो मैं ले ही आऊंगा। न प्रचार न करार, दूल्हा मौके से फरार लालू जी। हाय लालू जी हो गठबंधन के साबुन से झाग ले ले, हो जाके पंजे के चूल्हे से आग ले ले। हर पार्टी बचैले कमल से पिया, नीतीशवा बड़ा घाग हैंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग डिंग डांग। तो गलगोटिया, अरे गलगोटिया तूने ये क्या किया? कुकुर चाइना का चेपा खुद का बिल दे दिया। अच्छा तो घोटालों का तोता काहे को पाला, बीजेपी के बिल में हाथ क्यों डाला? अरे छत पे सोया था बहनोई, अब तक तो कहा तालियों के लिए अगली पैसे आ जाएगी आपकी। अरे छत पे सोया था बहनोई, ईडी कंबल में घुस के सो गई। राहुल जी बोले माफ करना, गलती जीजू से हो गई। तो सिलेंडर हुए तड़ी पार, सिलेंडर हुए तड़ी पार। मैं ठीक है ठीक है। कि निकले अभी बस कल परसों, ज्ञान वापी में काल थे बरसों। बुलडोजर आया है, बुलडोजर आया मेरे भाई, कराई लंबी खुदाई। बाबा ने खोदा, ताली बजाओ,
बाबा ने खोदा, इधर वाले भी बजाओ, बाबा ने खोदा सारे मिलके बजाओ। रोए वकार के अब्बा बड़ी लंबी खुदाई, ऐसी खुदाई तो वारे केजू प्यारे, वारे केजू प्यारे, औरों की सीटों पे नजरें डारे। हारे जब भी हारे, चुन चुन के मोदी को पत्थर मारे। हमको मालूम है दारू का पैसा कहाँ, मफलर के अंदर छुपा के रखा है, उठा दो तो हंगामा हो। मफलर के मैं इन दिनों एक शो करता हूं, ज्यादा आपके प्राण नहीं पीऊंगा, अंतिम 4-5 मिनट और आपके बीच हूं। डॉक्टर मैं इन दिनों शो करता हूं लपेटे में नेताजी। मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोग वो शो देखते हैं। बहुत से लोग, एक दो ने हाथ उठाए हैं, रहने दीजिए आप भी। अब थोड़ा मेरी जमानत जब्त होने से बची। मैं आप आदेशित करें तो ऑपरेशन सिंदूर पे सीधे सीधे अपनी पैरोडी शुरू करना चाहता हूं। स्वागत है। बिना किसी भूमिका के मैं शुरू कर रहा हूं। अब थोड़ा सा सर ये आवाजाही अगर आप कम कर देंगे तो मेरा सुनाने का मन हो जाएगा, आपका सुनने का मन हो जाएगा। आप अगर सचमुच पैरोडी सुनने के मन में हो तो एक बार मुझे ढंग की थोड़ी सी तालियां बजाकर आगे से पीछे शुरू करें। हाँ देता कि जवाब दे के जरा सा, क्या बात है भाई, वाह। इंकलाब, जब तक ताली नहीं बजाओगे यही करूंगा। जब तक सारे नहीं बजाओगे यही करूंगा। कर देंगे सिंधु के पानी की कसम, तेरा हिसाब कर देंगे। तो जलवा है, जलवा है। जलवा है, जलवा है, जलवा है। इंस्टॉलमेंट में नहीं बजानी है, मेरे साथ बजानी है एक साथ। जलवा है, जलवा, जलवा है, जलवा है, जलवा, सेना का जलवा। सेना के पीछे जनता खड़ी है, तेरी कराची को न शमशान कर दे तो भारत मेरा नहीं है। दोनों हाथों को उठाइए एक बार, एक साथ। जलवा है, जलवा, सेना का जलवा। सेना के पीछे जनता खड़ी है, पहाड़ों की वो शहजादी, मेरे कश्मीर की वादी, वो भोलेनाथ की धरती, लहू से तूने नहला दी। तेरी गर्दन, तेरी गर्दन, तेरी गर्दन को तोड़ेंगे, कहीं पृथ्वी, कहीं अग्नि, कहीं ब्रह्मोस छोड़ेंगे। कहना चीनी आंखों से या तुर्की वाले चचाओं से। अभिनंदन का है, विक्रम बत्रा का भारत है, सर्जिकल स्ट्राइक करने की आदत है। जाएंगे चढ़ने जोरा पहले चढ़ के, ये भारत की सेना के जाबाज लड़के। तेरे चांद तारों को तिरंगा न कर दे तो भारत मेरा नहीं है। आइए अंतिम 4 पंक्तियां आपको सुना के। मैं किसी दल का नहीं हूं, लोग अक्सर ये पूछते हैं कि आप किस दल के हैं, तो मैं सदैव ये कहता हूं कि कभी किसी दल का नहीं होता, कभी जनता के दिल का होता है। बहुत अच्छा। और जागरण इसीलिए शायद मेरी बातों से अगर पहुंच पाए, क्योंकि इस देश में ऐसे बदतमीज लोग आए थे जिन्होंने इस देश में खड़े होकर कहा था कि राम हुए कि नहीं हुए। मैं उन्हें उत्तर देना चाह रहा हूं इस मंच पे खड़े होके। कभी जाइए यूनान, वहां 30 फुट ऊंची मूर्ति है सिकंदर की, उसके नीचे लिखा है द ग्रेट एमिथियन कॉन्क्यूरर अलेक्जेंडर द ग्रेट। मैंने पूछा कि ये वीर क्यों? उसने कहा कि जो दुनिया में सब जीते वो वीर कहलाते हैं। मैं टिप्पणी पढ़ रहा हूं अपने राम के लिए, कहां तक राम भक्त बैठे हैं तालियों से सूचित होगा। उसने कहा कि जो दुनिया में सब जीते वो वीर कहलाते हैं। मैंने कहा माना कि इस दुनिया में सब जीते वो वीर कहलाते हैं,
लेकिन जो सब जीत के सब त्याग दे और पिता की आज्ञा पर वनवास चले जाएं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवीर कहलाते हैं। बहुत अच्छे। यहाँ मंच पे मेरी बहनें बैठी हैं, सामने बच्चियां बैठी हैं। मैं अंतिम 4 पंक्तियां आपके लिए पढ़ रहा हूं और ये कहना चाह रहा हूं इस मंच से बड़े लोगों की उपस्थिति में, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, जितनी श्रद्धा ईश्वर पर रखती हो ना, उतनी ही श्रद्धा अपने माँ बाप पर भी रखना सीखो। क्या बात है, वाह वाह। माफ कीजिए सर, छुटपुट तालियां रहने दीजिए। मुझे छुटपुट तालियों की जबरदस्ती भीख मांगने की आदत नहीं है। अगली टिप्पणी ठीक लग जाए तो फिर आपकी तालियां मुझ तक आ जाएंगी। इसलिए ईश्वर पर श्रद्धा रखना सीखो बच्चियों, क्योंकि अगर ईश्वर पर ही श्रद्धा बनी रही ना, तो किसी 2 कौड़ी के आफताब की औकात नहीं है कि वो श्रद्धा के 35 टुकड़े करके जंगल में फेंके। धाराओं की धांधली में छोड़ो ना नराधमों को, दंड प्रावधान 10-20 होना चाहिए। मानवाधिकार के ये सारे ढोंग बंद करो। पक्ष में न न्याय के नवीस होना चाहिए, तो गोद में खिलाने वाले बाप ने सही जो कभी, आपके भी मन में वो टीस होना चाहिए। मेरी अंतिम पंक्ति, क्या होना चाहिए उन हत्यारों का इलाज? ना बजे तो मुझे एक तारी नहीं चाहिए, लेकिन लगे कि ठीक कह रहा हूं तो यहां से लेके वहां तक दोनों हाथ उठाइएगा और मुझे बताइएगा कि कोटा से आए 27 साल के लड़के ने ठीक इलाज बताया है कि गोद में खिलाने वाले बाप ने सही जो कभी, आपके भी मन में वो टीस होना चाहिए। और श्रद्धा के तो टुकड़े 35 ही हुए हैं, पर हत्यारे के 135 होना चाहिए।